हाँ जी, नमस्कार। तो आज का अपना टॉपिक है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। देखिए, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इसके तहत कुछ अधिकारों को संविधान के बाद 3 के अंतर्गत रखा गया एवं उनको न्यायालय के द्वारा संरक्षण दिया गया। वो तो अपने मौलिक अधिकार कहलाए। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के अंतर्गत उल्लेखित है। इसके अलावा अगर हम चर्चा करते हैं तो कुछ अधिकारों को संविधान के भाग 4 के अंतर्गत रखा गया। वो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के अंतर्गत रखे गए। तो साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमें भारत शासन अधिनियम 1935 देखते हैं तो नीति निर्देशक तत्वों का अगर आइडियल अपनी भाषा में बात करें तो आइडियल तो वो 1935 का भारत शासन अधिनियम है। कैसे 1935 के अधिनियम में इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देशों का समूह है। उन्हीं के आधार पर अपने मूल संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया था। साथियों, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये अपने संविधान के भाग भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल है। साथियों, अगर हम दूसरी बात करते हैं 1935 के अधिनियम के निर्देशों के उपकरण को आधार माना गया। अब इन्हें नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अगर हम तीसरी बात करते हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। साथियों, अगर हम दूसरी चर्चा करते हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। अब जिस प्रकार से 1935 के भारत शासन अधिनियम में एक शब्द है निर्देशों का उपकरण। क्या है? निर्देशों का उपकरण। अब देखो, निर्देशों का उपकरण तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी संविधान के भाग 4 को निर्देशों का उपकरण कहा है। भाग 4 को किसने? डॉक्टर अंबेडकर जी ने। डॉक्टर अंबेडकर ने भाग 4 को निर्देशों का उपकरण कहा है। अब देखिए साथियों, अगर हमें वर्तमान संदर्भ में जिस प्रकार से एग्जामिनर के द्वारा कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कुछ महान लोगों के द्वारा निर्देशों के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। तो वो कथन एक एक करके उन कथनों के बारे में जानकारी आपके सामने हाजिर है। देखिए साथियों, पहली बात करते हैं तो केटी सारा ने डीपीएसपी को एक ऐसा चेक बताया है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। डीपीएसपी को चेक की संख्या दी एवं इसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। साथियों, केटी साजी ने कहा कि डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। और अगर हम दूसरे व्यक्ति के बारे में जब बात करते हैं तो वो है पंडित ठाकुरदास भार्गव जी। कौन है? पंडित ठाकुरदास भार्गव। दूसरा कथन है इनका पंडित ठाकुरदास भार्गव।
साथियों, पंडित ठाकुर दास जी ने कहा है कि डीपीएसपी भारतीय संविधान का सार या प्राण तत्व है। पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा है कि डीपीएसपी भारतीय संविधान का सार एवं प्राण तत्व है। साथियों, एक और नाम है ग्रेनविल ओस्टिन। साथियों, ग्रेनविल ओस्टिन जी ने कहा कि डीपीएसपी संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि संविधान की आत्मा डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कहा था। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, जिसमें 5 प्रकार की ग्रेनविल ओस्टिन ने डीएसपी को संविधान की आत्मा बताया है। साथियों, ये तो हो गया संविधान इन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो महत्वपूर्ण कथन थे वो आपके सामने है। ठीक है, अब बात करते हैं कि संविधान की प्रकृति क्या है। साथियों, संविधान की प्रकृति अब आप जानते हो कि ये वादयोग्य नहीं है। वादयोग्य होते न्यायालय के द्वारा संरक्षण होता तो उसी प्रकार संविधान के भाग 3 में कानून के तहत मूल अधिकारों में शामिल हो जाते, लेकिन ये वादयोग्य नहीं है। इनको सामाजिक न्याय का आधार बताया गया है। ठीक है साथियों, अब इनका उद्देश्य क्या था? अगर हम बात करते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का मेन उद्देश्य क्या था, तो राज्य में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। अब हम नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य जो प्रावधान है उनको आपके सामने लिखते हैं। साथियों, अब हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 36 के बारे में। तो अनुच्छेद 36 में क्या प्रावधान है? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 36 अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा वही होगी जो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 में उल्लेखित है। साथियों, अनुच्छेद 36 आर्टिकल 36 कहता है कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत उल्लेखित है। मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा को परिभाषित करता है। कैसे? कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं और क्या क्या आता है। तो उसमें केंद्र सरकार और उसके द्वारा संचालित संस्थाएं राज्य की परिभाषा में आती है। राज्य सरकार और उसके अंतर्गत सम्मिलित जो भी संस्थाएं हैं वो राज्य की परिभाषा में आती है। तीसरा है स्थानीय स्वशासन और उससे संबंधित जो भी संस्थाएं हैं वो राज्य की परिभाषा में शामिल की जाती है। और इसके अलावा जो भी अन्य संस्थाएं हैं वो राज्य की परिभाषा में शामिल है, वही अनुच्छेद 36 कहता है। और दूसरी बात करते हैं आर्टिकल 37 की। आर्टिकल 37 साथियों, आर्टिकल 37 कहता है कि डीपीएसपी वादयोग्य नहीं है। डीपीएसपी वादयोग्य नहीं है। साथियों, डीपीएसपी वादयोग्य नहीं है, ये शासन के मूलभूत है। शासन के मूलभूत है एवं राज्य के द्वारा नीति निर्माण या विधि निर्माण के समय
बनाया जाएगा। साथियों, अनुच्छेद अनुच्छेद 37 कहता है कि डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। इनके द्वारा या इनका हनन होने पर कोई भी न्यायालय के अंतर्गत नहीं जा सकता। जिस प्रकार से मौलिक अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, उस प्रकार से नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ये प्रावधान नहीं है। दूसरी बात करते हैं कि ये शासन के मूलभूत है, यानी राज्य के उद्देश्यों का वर्णन है ना, राज्य के उद्देश्यों या कर्तव्यों को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। और नीति निर्माण या विधि निर्माण के समय इनको आधार बनाकर ही उनका निर्माण किया जाएगा। ये आर्टिकल 37 कहता है साथियों। अब अनुच्छेद 38 की बात करें। साथियों, अनुच्छेद 38 कहता है राज्य के द्वारा सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की जाएगी जिसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का भी उल्लेख किया जाएगा। साथियों, अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य के द्वारा सामाजिक न्याय की व्यवस्था की जाएगी, जिसके अंतर्गत सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय की भी व्यवस्था का प्रावधान है। यह कौन सा अनुच्छेद 38 कहता है? साथियों, दोबारा से देखते हैं। अनुच्छेद 36 कहता है कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत उल्लेखित है। ठीक है। अनुच्छेद 37 कहता है कि डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। ये शासन के मूलभूत है एवं राज्य के द्वारा विधि निर्माण या नीति निर्माण के समय इनको आधार बनाकर ही उनका निर्माण किया जाएगा। अब अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य के द्वारा विधि, अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य के द्वारा सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की जाएगी जिसके अंतर्गत सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय एवं आर्थिक न्याय की भी व्यवस्था की जाएगी। ये तो हो गए साथियों अनुच्छेद 38। अगर हम अनुच्छेद 39 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 39 के बारे में कहा गया है क्या कि अनुच्छेद 39 में समाजवादी विचारधारा का प्रभाव दिखाई देता है। अब वो प्रभाव अब आपके सामने लिखेंगे तो आपको भी समाजवादी विचारधारा का प्रभाव दिखाई देगा। आर्टिकल 39, अनुच्छेद 39। साथियों, अनुच्छेद 39 के अंतर्गत एक क्या कहता है? राज्य के द्वारा प्रत्येक नागरिक को जीविकोपार्जन या रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथियों, अनुच्छेद 39 का अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि राज्य के द्वारा प्रत्येक नागरिक या स्त्री हो या पुरुष हो सभी को जीविकोपार्जन या रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। ये अनुच्छेद 39 का 1 कहता है। अनुच्छेद 39 का 2 कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण जनहित के कार्य में जनहित के लिए किया जाएगा। दूसरी बात करते हैं 39 का सी, प्राकृतिक संसाधनों का केंद्रण
संकेंद्रण एक व्यक्ति के हाथ में होगा। में नहीं होगा। ये अनुच्छेद सी कहते हैं। अब एक देव देते हैं अनुच्छेद ई, स्त्री या पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। समान वेतन दिया जाएगा। वेतन दिया जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 39 का ई कहता है साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों इन, अभी मैं चार बताया हूं, ए बी सी डी, ये ई कहां से आ गया साथियों, वो डी है इनमें। अब ये चार देखकर ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि अनुच्छेद 39 समाजवादी विचारधारा का प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, अनुच्छेद 39 ए क्या कहता है साथियों कि राज्य के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। रोजगार राज्य के द्वारा। अनुच्छेद 39 ए। अब अनुच्छेद 39 बी क्या कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन जनहित के कल्याण के लिए किया जाएगा। ये कहता है अनुच्छेद 39 का बी। उसी प्रकार से सी कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों का संकेंद्रण किसी एक व्यक्ति के हाथों नहीं होगा। अब साथियों अगर सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति को दे देंगे तो वो मन में आए वो करेगा। तो उसी प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का भी संकेंद्रण किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नहीं तो वो जनहित की क्या बात करेगा। वो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में दिया जाएगा वो अपने भले के लिए सोचेगा, जनहित से क्या मतलब है। और देख ही रहे हो ना आज के संदर्भ में कई उदाहरण अपने आसपास ही देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद डी के बारे में। अनुच्छेद डी कहता है कि साथियों अनुच्छेद डी कहता है कि स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। जो अगर मैंने इसके आज तक उदाहरण देखे हैं समान कार्य के लिए समान वेतन, ये अगर सरकारी संस्थाओं की बात करते हैं तो उनमें तो समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है। लेकिन उसी प्रकार से अगर हम निजी सेक्टरों की तरफ बात करते हैं तो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को कम वेतन दिया जाता है। उसका उदाहरण आपके किसी भी निजी कॉलेज या स्कूल या संस्थान कंपनियों किसी के अंतर्गत भी देख सकते हो। ये अनुच्छेद ई कहता है। और अगर हम बात करें अनुच्छेद एफ के बारे में बात करते हैं साथी, 39 का एफ नहीं आएगा तो डी बाकी है। डी हो गए ना। साथियों ई के बारे में बात करते हैं कि राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति से ऐसा कोई भी कार्य नहीं करवाया जाएगा। राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति से ऐसा कोई भी कार्य नहीं करवाया जाएगा जिससे उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो या बच्चों की सुकुमार अवस्था के विरुद्ध हो। साथियों अनुच्छेद ई कहता है कि राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसके द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं करवाया जाएगा जो उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले एवं बच्चों की सुकुमार अवस्था के विरुद्ध हो। अब साथियों इसी प्रकार से अनुच्छेद ई के बारे में हो गया। अनुच्छेद एफ के बारे में बात करते हैं।
अनुच्छेद 1 कहता है कि राज्य के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को सकारात्मक एवं शुद्ध वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके। साथियों, अनुच्छेद ई तो हो गया कि राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति से ऐसा कोई भी कार्य नहीं करवाया जाएगा जो उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो एवं बच्चों की सुकुमार अवस्था के विरुद्ध हो। और अनुच्छेद 1 उसी प्रकार से अनुच्छेद 1 कहता है कि राज्य के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को सकारात्मक एवं शुद्ध एवं शांत वातावरण उपलब्ध करवाया जाएगा जिससे वह अपना सर्वांगीण विकास कर सके। साथियों, एक संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। एक सेकेंड। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 39 में कैपिटल ए और जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? कैपिटल ए। कौन से अनुच्छेद के तहत? कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 के अंतर्गत अनुच्छेद 39 में कैपिटल ए जोड़ा गया। अब 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन के तहत कब? 1976 में ये कैपिटल ए जोड़ा गया। 39 का कैपिटल ए। उसके तहत राज्य के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। साथियों, मूल संविधान के अंतर्गत तो 39 में ई तक की प्रावधान थे। फिर उसके बाद में 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया, उसके तहत राज्य के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क विधि यानी कानूनी सलाह दी जाएगी। ठीक है साथियों, ये हो गया अपना अनुच्छेद 39। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 40 के बारे में, साथियों अनुच्छेद 40 राज्य के द्वारा पंचायतों का गठन किया जाएगा। पंचायतों का गठन किया जाएगा। राज्य के द्वारा पंचायतों का गठन किया जाएगा। ये अपना अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 40 कहता है। तो साथियों, पंचायतों के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी और नोट लगा के लिखते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी एवं भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा नागौर जिले के बगतरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। राजस्थान के नागौर से अगर गांव पूछे तो बगतरी या बगतरी गांव में इनके द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में, नागौर जिला का अगर गांव तो पता ही है साथियों, बगतरी गांव के अंतर्गत 2 अक्टूबर 1959 को क्या किया गया, पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। अब इसके इनके परिणामों के फलस्वरूप साथियों अपने संविधान के अंतर्गत एक 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 73वां संविधान संशोधन हुआ। वो नरसिम्हा राव, भारत के प्रधानमंत्री उस समय नरसिम्हा राव थे, उनके द्वारा 73वां संविधान संशोधन किया गया। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत साथियों पंचायती राज है ना, उनको एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। फिर इनको अनुच्छेद, वो साथियों दिख जाएगा आपको शायद यहाँ से, तो 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसके द्वारा नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा 73वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। साथ ही पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में 11वीं अनुसूची और जोड़ी गई, प्लस 29 विषय प्रदान किए गए। साथियों 73वां संविधान संशोधन नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया, जिसके अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। साथ ही भारतीय संविधान के अनुसूची 11 में पंचायतियों का उल्लेख किया गया और पंचायतियों के 29 विषय उसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए। तो साथियों आज के लिए इतना ही। आज के लिए हमने अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 40 तक की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।